यूटी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। फिल्में समय और समाज का आईना होती हैं। आज भारतीय फिल्म उद्योग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऐसे में बिहार में भी फिल्मों के विकास के लिए, फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए एक नीति लाई गई है। आज के सरोकार में हम चर्चा करेंगे फिल्म प्रोत्साहन नीति की भूमिका में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास मेहमानों को। सबसे पहले हम आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे ठीक बगल में हैं विनोद अनुपम जी। विनोद कुमार अनुपम जी फिल्म समीक्षक हैं, और उनके ठीक बगल में हैं राजेश राज जी। राजेश राज जी फिल्म निर्देशक हैं, और उनके ठीक बगल में संतोष कुमार गुप्ता जी हैं, ये अभिनेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बिहार में फिल्म किस गति से आगे बढ़े, फिल्म के निर्माण में एक तेजी आए, इसको लेकर जो फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाई गई है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे विनोद अनुपम जी से कि किस तरह की जो नीति है अभी फिलहाल अगर बात करें हम, तो बिहार में फिल्मों की स्थिति, फिल्मों के निर्माण की स्थिति आखिर है क्या? देखिए, यदि आज की तारीख में बात करें तो बिहार में फिल्में नहीं बनती है। एक शब्द में, एक वाक्य में यदि कहा जाए तो ये जो एक फिल्म इंडस्ट्री की बात, बिहार की भाषाओं में फिल्में बन रही हैं, भोजपुरी में फिल्में बन रही हैं, मैथिली में फिल्में बन रही हैं, दुनिया भर में पुरस्कृत भी हो रही हैं, प्रशंसित भी हो रही हैं, देखी भी जा रही हैं। लेकिन बिहार में यदि फिल्म प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर हम थोड़े से पीछे नजर आते हैं। और ये जो हम लोग फिल्म प्रोत्साहन नीति की बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत भी इसीलिए महसूस की गई कि भाई जब हमारे पास अपनी भाषा है, हमारे पास अपनी इतनी समृद्ध संस्कृति है, जिस हमारे पास इतने प्रतिभाशाली कलाकार हैं, इतने प्रतिभाशाली तकनीशियन हैं, तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर देगा, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। यदि बिहार को अपना सिनेमा चाहिए तो जरूरत थी कि यहाँ पर एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री आकार ले। ये लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी, लंबे समय से इस पर बातें हो रही थी। बिहार में फिल्म निगम भी बना, उस पर शुरुआती दौर में उसके माध्यम से कुछ काम भी हुए। बाद में स्थितियां अपनी तरह से थोड़ी ढीली ढाली रही। अब 2024 में फिल्म पॉलिसी कैबिनेट से पास हो गई है। ये मुझे लगता है कि ये सिनेमा जगत के लिए, और बिहार में जो भी लोग सिनेमा से प्रेम करते हैं और बिहार का अपना सिनेमा चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत सी उत्साह की स्थिति है। क्योंकि जो नीति आई है, नीति में जितनी चीजों का ध्यान रखा गया है, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, फिल्म बनाने के लिए जो सब्सिडी की बात होती है, फिल्म एजुकेशन पर बात हो रही है। तो जितने तरह से बिहार में या कहीं भी फिल्मों का विकास हो सकता है, फिल्मों के लिए एक वातावरण बनाया जा सकता है, फिल्म महोत्सव की चर्चा है, तो वो सारी बातें फिल्म प्रोत्साहन नीति में समाहित की गई हैं। और मुझे लगता है ये यहाँ से एक बेहतर प्रस्थान बिंदु हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो लोग, आज मुंबई में आप देखें तो हम ज्यादातर टेक्नीशियन जो है सो बिहार से हैं, ज्यादातर अभिनेता आपको बिहार से दिख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम में आप काम कर रहे हैं। तो उन सब लोगों को मुझे लगता है कि हम वापस बुलाने की स्थिति में होंगे। ये पॉलिसी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाई, बेहतर तरीके से जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पॉलिसी जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके की बातें पॉलिसी में रखी गई हैं, उससे एक वातावरण बनेगा जिससे कि बिहार में अपना सिनेमा खड़ा होगा, और बिहार के बच्चे जो बाहर काम कर रहे हैं वो लौटेंगे, और यहाँ की जो एक नई पीढ़ी है जो कि सिनेमा पढ़ना चाहती है, वो सिनेमा पढ़ने के प्रति उत्साह होगा कि सिनेमा पढ़ करके उन्हें मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, सिनेमा पढ़ के वो यहाँ अपनी भाषा में अपने लिए, अपने लोगों के लिए सिनेमा बना सकते हैं। चलिए, तो बिहार के लोग बिहार का सिनेमा बना सकेंगे इस नीति के जरिए, इस प्रोत्साहन नीति के जरिए। राजेश जी से हम जान लेते हैं, आपने कई फिल्में बनाई हैं यहाँ पर, बिहार की माटी के लिए फिल्में बनाई हैं, बिहार में फिल्में बनाई है, क्या मुश्किलें आती रही हैं अब तक बिहार में? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मूलभूत समस्या रही है और आज तक है, वो है वित्तीय सहायता। फिल्म बनाने के लिए अगर आप छोटी फिल्में कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण से कर सकते हैं। ज्यादातर मैं डॉक्यूमेंट्री कॉर्पोरेट करता हूं तो बहुत सारी सहायताएं मिल जाती हैं वहां पे। लेकिन बड़ी फिल्म के लिए एक वित्तीय सहायता, जो फिल्म का प्रोड्यूसर है,
जो फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे उनको ढूंढना एक बड़ा चैलेंजिंग काम था, और आज भी है, स्टिल आज भी है। दूसरा यह है कि जब आप काम करते हैं तो आपको अलग अलग टेक्निकल चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी भी हमारे यहाँ अगर सिनेमा का कैमरा ढूंढेंगे आप, जो एक्सपेंसिव होता है, वो अभी भी हमारे यहाँ नहीं है, पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है। उसके लिए आपको बॉम्बे का रुख करना पड़ता है, और वो भी क्यों, पैसा लगाने के लिए लोग तैयार हैं, बट इसका बिजनेस नहीं होगा तो वो इक्विपमेंट खरीदेगा क्यों, वो स्टूडियो सेटअप करेगा क्यों। एक बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब से डिजिटल का दौर आया है तो छोटी फिल्में बन रही है, लोग अपने बलबूते फिल्म बनाते हैं, अपने बलबूते काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो वित्तीय समस्या है, अगर अच्छा प्रोड्यूसर मिले तो यहाँ के मेकर भी अच्छा काम कर सकते हैं, और यहाँ इक्विपमेंट के संसाधन भी खड़े हो सकते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट तो है, एक्सपर्टीज आ भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फिल्म पॉलिसी आ रही है, शायद निर्माता जो पैसा लगाएंगे उनको ये लगेगा कि हमारा पैसा सेफ हो रहा है, हमारे पैसे वापस हो जाएंगे, या फिर हमको उतना अनुदान मिल जाएगा ताकि हम अपने आप में सेफ हो जाएं। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म पॉलिसी से उन समस्याओं का निवारण हो सकेगा। चलिए, तो कई समस्याओं का निवारण फिल्म पॉलिसी के जरिए हो सकेगा, जिन समस्याओं के कारण अब तक फिल्में यहाँ पर नहीं बन पा रही थी, या फिर उस गति में नहीं बन पा रही थी, उस स्पीड में नहीं बन पा रही थी। संतोष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। संतोष गुप्ता जी अभिनेता हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से आप लगातार जुड़े हुए हैं, इस फिल्म प्रोत्साहन नीति को लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो लगातार काम करती रही है, कई फिल्में भी लगातार बनती रही है, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कितना उत्साहित है? देखिए, ये फिल्म प्रोत्साहन नीति जो आई है, ये तहे दिल से बहुत ही खूबसूरत नीति है, और हम लोग इसका बहुत ही स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो जब फिल्में यहाँ बनती थी तो यहाँ के टेक्नीशियन जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाते थे जो मुंबई से लोग करते थे, मुंबई के तरह लोग। तो जो फिल्में अब बनेगी तो मुझे लगता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, छोटे निर्माता हैं, तो उनको ही बेनिफिट होने वाला है। दूसरे तरीके से देखते हैं एज ए कलाकार, तो जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर, बाकी और लोग कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। वो अपने बिहार में रह करके स्ट्रगल करेंगे, फिल्मों में काम करेंगे, उन्हें एक व्यवसाय मिलेगा, टेक्नीशियन लोगों को भी व्यवसाय मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि इस नीति से हमारी संस्कृति जो है वो डेवलप होगी, जो छुपी हुई है वो बिहार से बाहर जाएगी, विदेशों में उसे देखेंगे। ऐसे स्थल है, मनोरम स्थल है बिहार में जो अभी तक छुपा हुआ है। जब ये नीति के तहत फिल्में यहाँ बनेगी, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा फिल्म निर्माण करने के लिए, तो वैसे स्थल जो है वो उजागर होंगे, जिससे हमारे बिहार का जो छवि जो है वो ज्यादा बाहर चमके। चलिए, तो बिहार की जो छवि है वो काफी मजबूत होगी। जो फिल्म प्रोत्साहन नीति है उसके जरिए फिल्में बनेंगी, और फिल्मों के जरिए बिहार की जो छवि है वो काफी सकारात्मक बनेगी, सकारात्मक छवि की ओर एक कदम होगा, ये कहना है संतोष जी का। हम विनोद कुमार अनुपम जी के पास चलते हैं। विनोद अनुपम जी, ये बताइए, जैसा अभी आपने जिक्र किया लगातार कि भाई कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, और बिहार की बात करें तो यहाँ उद्योगीकरण जिस तरह से होना चाहिए था वो उद्योगीकरण नहीं है, उद्योग धंधों की काफी कमी है यहाँ पर। ऐसे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? आपने बिंदु का जिक्र किया था, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस नीति में, ये बताएं, संक्षेप में से बताएं कि जो फिल्म निर्माण करने के क्षेत्र में जा रहे होंगे, जो कदम बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोगों को जानकारी मिल सके इससे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी राजेश राज जिस तरीके से बात कर रहे थे, जो बातें उठा रहे थे, वो सारी बातें फिल्म नीति में रखी गई हैं। सबसे पहले तो जो बिहार की समस्या रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि भाई आप फिल्म बनाना चाहते हैं, ना यहाँ एक स्टूडियो है, ना यहाँ एक फिल्म सिटी है, ना यहाँ पर इक्विपमेंट मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए फिल्म नीति में अनुदान की व्यवस्था रखी गई है। वो भी अच्छा, जैसे फिल्म स्टूडियो कोई फिल्म सिटी कोई बना रहे हैं तो फिल्म सिटी के लिए 2 करोड़ का अनुदान रखा गया है। फिल्म स्टूडियो के लिए अनुदान है जिसमें कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, डबिंग स्टूडियो है। फिर इक्विपमेंट खरीदने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है कि आप कैमरा खरीदते हैं या जो भी अत्याधुनिक उपकरण है सिनेमा बनाने के लिए, जितने तरह के संसाधन, वीएफएक्स के लिए व्यवस्था की गई है। तो जो भी आज के फिल्मों की जरूरत है उन सब का प्रावधान जो है सो फिल्म नीति में रखा गया है। तो एक जो तकनीकी दिक्कतें होती थी उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया गया है। दूसरी जो एक बड़ी समस्या थी बिहार की वो था कि भाई फिल्म हम बनाए क्यों, यहाँ तो थिएटर ही नहीं है।
तो थिएटर के विकास के लिए भी फिल्म नीति में बात है कि भैया जो थिएटर का हम विस्तार करेंगे, छोटे छोटे 100, 125 सीटर्स जो हैं वो छोटे छोटे सिनेमा घर हम अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में उसको विकसित करेंगे। तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो आर्थिक बात बोल रहे थे कि प्रोड्यूसर को एक इंसेंटिव चाहिए कि भैया मगही में हम सिनेमा बनाने जा रहे हैं, मगही में कौन लोग देखेंगे, या मैथिली में कोई फिल्म बनाएगा तो प्रोड्यूसर को सबसे पहले गारंटी चाहिए कि फिल्म यदि दर्शक नहीं भी देखते हैं तो हमको इसका वापस मिल जाएगा कुछ हिस्सा, कम से कम यदि 50 लाख में फिल्म बनी तो आप 25 लाख हमको दे देंगे, 1 करोड़ में फिल्म बनी तो हमको कहीं ना कहीं से 50 लाख मिल जाएगा। तो उसके लिए एक मुझे लगता है ये फिल्म नीति जो हम बिहार की फिल्म नीति है, इसमें देश भर में सबसे अधिक सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है जो अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक का है। ये अभी इस हद तक की वापसी और किसी स्टेट में नहीं हुई है। 2.7 करोड़ की वापसी सब्सिडी की व्यवस्था झारखंड में, उत्तर प्रदेश में है। तो इस मामले में हमारी नीति सबसे आगे बढ़ करके वेलकम कर रही है कि अब पहली फिल्म बना, यहाँ अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। पहली फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए ये है, दूसरी फिल्म के लिए, तीसरी फिल्म के लिए। तीसरी फिल्म यदि यहाँ कोई शूट करने के लिए आते हैं और 75% यहाँ शूट करते हैं तो उनके लिए 4 करोड़ रुपए तक का प्रावधान रखा गया है। ये तय होगा कि आपके फिल्म का कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे अधिक जो सब्सिडी है वो रखी गई है देश भर में। जो फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार में बनाई गई है उसमें सब्सिडी की राशि जो है वो अन्य राज्यों ने जो नीतियां बनाई हैं उससे ज्यादा रखी गई है। राजेश राज जी के पास चलते हैं। राजेश राज जी, ये बताएं कि भाई जैसा अभी चर्चा हुई कि सब्सिडी की राशि सबसे ज्यादा है, लेकिन कई बार एक आम फिल्म मेकर जो फिल्में बनाता है तो कई तरह की मुश्किलें आती हैं उसमें, या सब्सिडी को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं होती हैं। तो क्या आशंका अभी है आम फिल्म मेकर के अंदर कि भाई सब्सिडी की राशि कैसे, चूंकि ये अगर हम फिल्मों को देखें तो 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक तो आम फिल्म मेकर के छोटे छोटे लोग मिलकर फिल्में बनाते हैं, क्राउड फंडिंग के जरिए भी फिल्में बन रही हैं अभी, और एक बड़ी बजट की फिल्म एक बड़े प्रोडक्शन हाउस बनाते हैं। तो कई बार होता ऐसा है कि भाई नीतियों का फायदा जो है वो बड़े फिल्म बनाने वाले लेके जाते हैं। तो क्या आशंका है इसको, और क्या लगता है फिल्म नीति को देखकर कि भाई आशंका कितनी दूर होगी? राजेश राज जी। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। आशंका तो है ही, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि हम जब देखते हैं आशंकाओं का क्यों दिखता है ये कि पड़ोस झारखंड में सब्सिडी चल रहा था, या अभी इस बीच में कुछ है या नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन जब भी 5 साल वो सब्सिडी का दौर रहा तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा बड़े फिल्म मेकर को हुआ। बॉम्बे से लोग मेकर्स आ जाते हैं और सबसे ज्यादा ना ही नागपुरी को फायदा हुआ, ना ही कोटा को फायदा हुआ। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि छोटे प्रोड्यूसर उसमें कम्पीट भी कर पाए, क्योंकि वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। तो ये सुनिश्चित करना सरकार का काम होगा कि वो कैसे बिहार में, खासतौर से विनोद जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बॉम्बे के लोगों को यहाँ बुला सके। मुझे लगता है कि वो सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि बॉम्बे के लोग यहाँ आए। पहले तो वो लोग, इनको फायदा मिलना चाहिए जो बिहार में वर्षों से काम कर रहे हैं। जैसे मराठी फिल्म में हम जाकर के मराठी फिल्म बना तो मुझे मराठी में ही फिल्म बनानी पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी नहीं है, उनका एक रूल है। तो वैसे ही अगर कोई आता है, अगर आप रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें एक निश्चित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के लोगों को कितना फायदा दे सकते हैं। जो बिहार में रह करके, वर्षों से बिहार में रह करके, वो बिहार इसलिए नहीं छोड़ता है कि उनका एक लगाव है, बिहार में अपने लेवल पे काम करता है, छोटी फिल्में बनाता हो, जैसे भी बनाता हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चाहे वो बिहार के फिल्म मेकर को फायदा मिले या बाहर के फिल्म मेकर को फायदा, होना ये चाहिए कि आप सब्सिडी के लिए फिल्म मत बनाइए, फिल्म के लिए सब्सिडी लीजिए। अमूमन होता ही है कि सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी जगहों पे सब्सिडी देते हैं लोग, सरकार करती है। सरकार मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी देती है, तालाब के लिए सब्सिडी देती है, सब्जी के लिए सब्सिडी देती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उन सब में लोगों ने सब्सिडी का इस्तेमाल किया, ना कि मुर्गी पालन का इस्तेमाल किया हो, ना ही मछली पालन का इस्तेमाल किया। तो मेरी राय में मेरा ये मानना है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है और सरकार को भी इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ के फिल्म मेकर को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए, अगर मिलता हो तो जेन्युइनली यहाँ के मेकर को फिल्म बनानी चाहिए और सब्सिडी के लिए फिल्म ना करें आप,
फिल्म के लिए सब्सिडी ले। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात राजेश जी ने कही कि भाई जो फिल्में बने वो सब्सिडी के लिए फिल्में ना बने, फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी मिले और फिल्मों के लिए फिल्म का निर्माण हो, एक मकसद हो फिल्म का, सिर्फ सब्सिडी लेना मकसद ना हो। संतोष कुमार गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे। संतोष जी, लगातार बात हो रही है भाई फिल्म निर्माण नीति की, फिल्म प्रोत्साहन नीति की बात हो रही है यहाँ पर, और भोजपुरी एक अहम हिस्सा है बिहार की बात करें तो, कई बड़े हिस्से में बोली जाती है भोजपुरी और लगातार काम भी हो रहा है। ऐसे में भोजपुरी में क्या लगता है कि भाई ये जो नीति है इससे वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें कि बिहार से बाहर के इलाकों में और देश के बाहर के जो इलाका है, कई देशों में भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं, तो कितना असर पड़ेगा उस पर? जी, असर तो पड़ना है। जो फिल्में बन रही थी अभी तक, जो बिहार से बाहर बन रही हैं, तो देखिए वहां पे अभी आज की फिल्मों में देखेंगे कि संस्कृति बिहार की जो है वो खत्म हो चुका है। कोई खुशबू नहीं है मिट्टी की जो पहले की फिल्में होती थी। तो इस प्रोत्साहन नीति से जो फिल्में यहाँ बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी बिहार का नाम जो है वो तो रोशन होना ही है, क्योंकि ये नीति इतनी खूबसूरत नीति है कि सबसे पहले तो निर्माता चाहेंगे कि यहाँ पर आके शूट करें, क्योंकि पहले भी यूपी में मैं भी शूट करता हूँ फिल्म, तो यूपी में लोग जाते थे, पहले झारखंड में जाते थे। तो ये जो नीति आई है बिहार में, बहुत ही खूबसूरत नीति है और तहे दिल से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नीति लाया। और जाहिर तौर से बिहार का नाम रोशन हर जगह होना है और मैं चाहूंगा कि जितने भी निर्माता लोग हैं वो आए, एक बार बिहार में आए, फिल्में बनाएं और यहाँ के स्थलों को, यहाँ काफी सुंदर सुंदर जगह है, मनोरम स्थल है, इसको प्रमोट करें। चलिए, तो काफी सुंदर सुंदर जो जगह है यहाँ पर, काफी मनोरम स्थल है, उसे प्रमोट करेंगे जब फिल्में आएंगी। तो विनोद जी से जानते हैं, हम यही सवाल विनोद जी से भी लेना चाहते हैं कि बिहार जो है वो एक सांस्कृतिक प्रदेश रहा है, कई तरह के आप देखें तो संस्कृतियां भी यहाँ पर हैं और संस्कृतियों के साथ मनोरम स्थल भी यहाँ पर है। तो क्या इस फिल्म निर्माण नीति जो बनाई गई है, फिल्म प्रोत्साहन नीति जो बनाई गई है, उसमें इनको लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं कि हमारी संस्कृति निखरे और हमारा जो पर्यटन है वो भी बढ़े? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं राजेश राज जी की जो आशंका है उस पर दो बातें बोल देता हूं, फिर मैं आपके सवाल पर आऊंगा कि जो ये अनुदान में या सब्सिडी की जो बात कर रहे हैं, सब्सिडी देने में जो चूकें दूसरी जगह, चूंकि ये बिहार में फिल्म नीति सबसे बाद में आई, तो सबसे बाद में आने का एक फायदा भी होता है ये कि हम बाकी जगह जो गलतियां हुई हैं उससे थोड़ा सीख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार ने दूसरी जगह जो पॉलिसी आई है, झारखंड में आई है, यूपी में आई है, आज जो भूल सुधार यूपी कर रही है, आज जो भूल सुधार झारखंड कर रहा है, हमने उस भूल सुधार के साथ ही पॉलिसी को लाया है। इसमें हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे अपनी भाषा में फिल्में बना रहे हैं, मैथिली में, मगही में, उनके लिए अलग से प्रावधान है। उनके लिए है कि हम फिल्म का 50% जो उनका फिल्म प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा उसका 50% तक हम सब्सिडी दिया जाएगा। जबकि हिंदी और अंग्रेजी में जो फिल्में बनने वाली हैं, या जो हम कह सकते हैं बड़े मेकर की जो फिल्में आती हैं, बॉलीवुड से जो फिल्में आ रही हैं, उसमें है कि मैक्सिमम हम 25% तक सब्सिडी देंगे। तो पहले हमने एक सुरक्षित रखा है कि हमारे अपने बीच के जो लोग अपनी भाषा में काम कर रहे हैं उन्हें हम विशेष सुविधा देंगे। और इसमें ये तो दोनों तरफ से होता है ना कि हम प्रोड्यूसर से भी आशा करेंगे कि वो ईमानदारी के साथ, जैसा कि राजेश जी ने कहा, ईमानदारी के साथ इस सब्सिडी का लाभ उठाएं और जो बिहार की फिल्में हैं, बिहार की जो कहानियां हैं, उसे बड़े पर्दे पर लाएं। दूसरी बात, इस पॉलिसी का जो आपका सवाल था, इस पॉलिसी को मैं दो उद्देश्य देखता हूं। पहला उद्देश्य जो है वो है बिहार की ब्रांडिंग का। अभी तक की जो स्थिति रही है हिंदी सिनेमा में, बिहार की जो छवि बनती रही है उसमें या तो आपराधिक प्रदेश के रूप में बनी है या फिर यहाँ के जो पात्र है वो हास्य के पात्र रहे हैं। एकमात्र अभी तक हिंदी सिनेमा के 100 साल से अधिक के इतिहास में सिर्फ तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि बिहार को आप उसकी सांस्कृतिक पूर्णता में देखते हैं। उसके अलावा एक भी फिल्म का नाम आप नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि सबसे पहली जो इस नीति का उद्देश्य होगा वो होगा कि बिहार की ब्रांडिंग हिंदी सिनेमा बेहतर करने के लिए तैयार हो, लालच में ही तैयार हो। लेकिन वो जो हम हैं, हमारे पास जो हमारे कुंवर सिंह है, अब कुंवर सिंह पर कोई भी काम नहीं हुआ है, भिखारी ठाकुर पर कोई भी काम नहीं हुआ, उसके लिए हिंदी सिनेमा तैयार हो सके, इस पॉलिसी का एक बड़ा उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य जो है हमारी भाषा में, जो बिहार में
चूंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, ये कह सकते हैं कि ये बिना पैसे की, बिना इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री है। इसमें कैमरे लेकर के आप आते हैं, आपके साथ एक क्रू आता है, उसके साथ उसके आसपास जितने दिन शूटिंग चलती है कि इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। आप एक फिल्म के लिए यहाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च करते हैं बिहार में, वो पैसे बिहार को मिलते हैं। तो बिहार में एक इंडस्ट्री की जो जरूरत है, हम बड़े इंडस्ट्रीज हमारे पास अभी नहीं है, तो फिल्म बनने की शुरुआत होती है, शूटिंग की शुरुआत होती है। हम जिस तरीके से गुजरात में शूटिंग फ्रेंडली विलेज है, उस तरीके से हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ के गांवों को उस तरीके से समृद्ध कर सकें कि यहाँ जितने दिन शूट हो, यदि 6 महीने शूट हो, यदि 1 महीने शूट होती है, तो वहां एक आय का साधन बन सके, वहां के लोग अपने आप को डेवलप कर सके, वहां का पूरा क्षेत्र विकसित हो सके। तो दूसरा उद्देश्य जो है फिल्म नीति का, वो है कि यहाँ एक उद्योग के रूप में इंडस्ट्री तैयार हो। और जैसा कि अभी मैं बात कर ही रहा था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, सिनेमा हॉल बनाने की बात है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पर एक इंडस्ट्री बनाने में, बिहार में एक इंडस्ट्री खड़ा करने में सहयोग करेगा। मैं मानता हूं कि ये दोनों ही पक्ष में को नीति लेकर के साथ आई है। ये हम पर है, फिल्मकारों पर अब यह है कि किस तरीके से वो इसका उपयोग करते हैं। चलिए, तो ये फिल्मकारों पर है कि वो इस नीति का जो उपयोग है वो किस तरह से करते हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, ये जानना चाहेंगे कि भाई जैसा अभी हुआ कि भाई नए थिएटर भी बनाए जाएंगे, तो अभी जो स्थिति है थिएटरों की, एक प्रदर्शन बड़ा मामला है कि भाई फिल्म आपने बना लिया, प्रदर्शित कहाँ करेंगे? तो थिएटरों की स्थिति वो काफी अच्छी नहीं है फिलहाल। जो सिंगल विंडो थिएटर्स हैं वो लगभग, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं आप कीजिएगा, वो लगभग बंद हो रहे हैं, तेजी से बंद हो रहे हैं। और जो मल्टीप्लेक्स हैं और जो मल्टी स्क्रीन है, उनकी एक अलग मोनोपोली होती है, वो अलग बड़े पैमाने पे काम करते हैं, बड़ी फिल्मों को ज्यादातर दिखाते हैं। तो क्या आप की राय होगी कि भाई किस तरह से, जैसे अभी विनोद बम जी ने कहा कि हम लोग अलग अलग थिएटर्स बनाएंगे, तो क्या वो थिएटर्स बनाने से इस मामले का हल होगा या फिर कुछ और चीजें चाहिए? देखिए, सिंगल स्क्रीन तो बड़ा जरूरी है भाई। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि साउथ का सिनेमा इतना रिच क्यों है। वहां उसकी वजह ये भी है कि सिंगल स्क्रीन की संख्या ज्यादा है। वहां आज भी टिकट 35 रुपए 50 रुपए में टिकट मिलता है। सवाल ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपको शुरू में ही कहा था कि अभी डिजिटल आने से फिल्म मेकिंग सस्ता हो गया। अभी 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए में कोई आदमी अपने एफर्ट से, अपने क्राउड से, अपने जरूरत के संसाधनों के साथ वो फिल्म बना तो लेता है, लेकिन वो रिलीज कहां करे? 250 रुपया 300 रुपया मल्टीप्लेक्स में देकर के एक नए फिल्म लेकर के, जिसमें स्टार कास्ट नहीं है, या फिर सपोज कि मैं ही फिल्म बना रहा हूं, मैंने अपनी फिल्म 20 लाख 25 लाख में बनाई, मेरे पास कोई स्टार नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इसको खींच सके, मेरे पास अब बजट नहीं है कि मैं प्रमोशन कर सकूं। तो सवाल यह है कि सिंगल मैं मल्टीप्लेक्स में लगा भी दूंगा, किसी भी तरीके से लग भी गया, तो 250 रुपए दे करके मेरी फिल्म देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तो वैसे ही सिंगल स्क्रीन की आवश्यकता सिंगल स्क्रीन की है, लेकिन टिकट की प्राइसिंग की भी जरूरत है कि वो कितना कम किया जा सके। उसमें अब आप सुविधा भी खोजें, सुविधा भी होगी। आप जब मल्टीप्लेक्स, अभी विनोद जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि 150-200 के सीट, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि मल्टीप्लेक्स वाला ही सीट होगा, मल्टीप्लेक्स वाला ही फैसिलिटी होगी, तो फिर वो रेट्स कम वैसे नहीं हो। तब फिर सरकार को चाहिए इंटरटेनमेंट टैक्स पे कुछ राहत देने की बात। दर्शक नहीं आते। अभी जो आप देखेंगे कि जो हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स भी हैं, तो जितने दर्शक आने चाहिए फिल्मों में वो दर्शक नहीं होते, दर्शकों की काफी कम। टिकट प्राइसिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो दर्शक मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं उनके पास मोबाइल अवेलेबल है, उनके पास स्मार्ट टीवी अवेलेबल है, वो सारी चीजें स्मार्ट टीवी पे देखना चाहते हैं। टिकट प्राइसिंग जो वर्ग सिनेमा हिट कराता था वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन वहां जो लोग जिनका कमाई ही दिन का 300 रुपया है, वो 250 रुपये आपके मल्टीप्लेक्स में कहां खर्च करेगा? तो टिकट प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी आप 50 रुपए 35 रुपए टिकट कर दें, आप देखिए कि स्थिति कैसी होगी फिल्म की। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसके लिए प्रायोरिटी लेवल पे काम करने की जरूरत है। इन सारी सब्सिडी तो इज ए सेकेंडरी पार्ट, लेकिन अगर उस लेवल पे हो जाए, सिनेमा हॉल की संख्या बढ़ जाए, और आज जिस तरह से डिजिटल होने की वजह से उसका जो प्राइसिंग कम हो गया मेकिंग का, तो लोग बिहार का सिनेमा आज देख लीजिए। मैं नाम शायद फिल्म का प्रमोशन हो जाए कि अभी एक फिल्म आई है जिसमें हमारे एक भोजपुरी सिंगर ने गाना गा दिया, सिर्फ गाना गा दिया, और उसकी वजह से उस हिंदी फिल्म का टीआरपी बिहार में यूं हो गया।
तो आप अंदाजा लगाइए कि हम अगर वैसे ही लोगों के साथ, अगर अपनी माटी के साथ, अपने कल्चर के साथ फिल्म बनाएं और बजट हमारा कम होगा तब भी हम बनाएं, लेकिन टिकट प्राइस कम हो तो हमारी फिल्म को लोग देखने जाएं। चलिए, तो टिकटों की जो कीमत है वो कम होनी चाहिए कि जिससे आम लोग जो हैं वो भी जाएं, आम दर्शक जो उनकी रुचि बनी रहे और उनके जेब पे वजन भी न पड़े। हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा भी बात हुआ कि भाई वजन जो है वो टिकट का वो बहुत ज्यादा ना हो, का दर जो है टिकटों की वो कम होनी चाहिए। युवाओं की बात अगर हम करते हैं तो खासतौर पे बहुत सारे युवा हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं। कितना उनको लाभ मिलेगा इस प्रोत्साहन नीति से? ये देखिए, ऐसा है कि जो भी बच्चे फिल्म लाइन में भी आना चाहते हैं तो पहले तो ये बहुत कॉस्टली है कि आप यहाँ से जाके, बिहार से जाके, एक छोटे से जगह से जाके आप मुंबई में स्ट्रगल करें तो वहां रहना खाना बहुत बड़ा बात हो जाता है। अगर फिल्में यहाँ बनना शुरू हो जाए, ये प्रोत्साहन नीति से यहाँ फिल्में बनने लगे तो यहाँ के युवा जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे और फिल्में जो यहाँ उनको मिलने लगेगी तो उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो टेक्नीशियन हैं उन्हें भी वर्क मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है कि मुझे तो लगता है कि फिल्मों के साथ साथ टूरिज्म को भी फायदा होने वाला है फिल्म इतनी आने से, क्योंकि टूरिज्म भी बढ़ेगी ना। जो फिल्में जब लोग देखेंगे तो अच्छे मनोरम स्थान है तो लोग पूछेंगे भाई कहाँ ये शूट हुआ, तो बिहार में शूट हुआ, तो लोग आएंगे बिहार ना घूमने। चलिए, तो फिल्मों के साथ जो है फिल्में अगर बनेंगी तो फिल्मों के साथ पर्यटन भी बढ़ेगा। बिहार का जो पर्यटन उद्योग है उसे भी मजबूती मिलेगी। विनोद अनुपम जी हमारे साथ हैं। विनोद अनुपम जी से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हमने यहाँ फिल्मों के बनाने की बात की, हमने यहाँ फिल्मों के प्रदर्शन की बात की, लेकिन प्रदर्शन की एक नई तकनीक इन दिनों आ गई है, OTT। तो क्या फिल्म प्रोत्साहन नीति में OTT को लेकर क्या खास प्रावधान है? बिल्कुल, ये सिर्फ OTT ही नहीं बल्कि टेलीविजन के लिए भी, टेलीविजन धारावाहिक के लिए भी प्रावधान है, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भी प्रावधान है और OTT के लिए भी है। क्योंकि है कि ब्रांड आजकल मोबाइल पर OTT देखी, वेब सीरीज देखी जा रही है, तो वेब सीरीज यदि बिहार में शूट होती है, बिहार की कहानी को लेकर के बनती है तो उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान बनाया गया है। दूरदर्शन सीरियल के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए है, यदि कोई डॉक्यूमेंट्री आप बिहार में बनाते हैं, बिहार की संस्कृति पर बनाते हैं, बिहार की व्यक्ति पर बनाते हैं तो उस पर सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये और जो एक खास बात और ये जो राजेश जी चर्चा कर रहे थे कि इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है कि फिल्म प्रमोशन के लिए भी व्यवस्था रखी गई है। आपकी फिल्म बन गई, यदि आपने मघी में फिल्म बनाई, फिल्म रिलीज नहीं हो रही है तो फिल्म रिलीज के लिए भी सब्सिडी की व्यवस्था रखी गई है कि हम सरकार, यदि फिल्म आपकी उस लायक है कि जनता तक पहुंचनी चाहिए तो सरकार आगे बढ़ करके उसे थिएटर तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो जो चीजें हैं उसमें समाहित करने की कोशिश की गई और उसके बेहतर एक्सक्यूशन पर निश्चित रूप से काम होना चाहिए और हमें विश्वास है कि काम होगा, जिससे कि जैसे फिल्म रिलीज के लिए OTT जैसा मीडियम है तो OTT को यदि हम OTT के साथ मिलकर के काम करेंगे, OTT को यहाँ सुविधा देंगे तो OTT पर हमारी कहानियां आएंगी, हमारी फिल्में भी आएंगी। तो जितने तरह के साधन हैं अभी सिनेमा से जुड़े हुए, उन सब के लिए व्यवस्था रखी गई है और नए बच्चों के लिए जो अभी बात हो रही थी कि यहाँ जो नई पौध तैयार होगी तो उनके जैसे FTII में यदि यहाँ के कोई विद्यार्थी जाते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था रखी गई है। ये भी व्यवस्था रखी गई है कि हमारी कोशिश होगी कि FTII की क्रैश कोर्सेज हम लोग बिहार में भी आयोजित कर सकें। चलो, तो FTI की कोर्सेज भी, हम क्रेश कोर्सेज जो है उसे भी कर सके। काफी उम्मीदें हैं फिल्म प्रोत्साहन नीति को लेकर, काफी अच्छी चर्चा यहाँ पर भी हुई कि भाई बिहार में जो फिल्में बने, बिहार की माटी के लिए फिल्में बने और फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी मिले, फिल्मों के लिए या सब्सिडी के लिए फिल्में न बने। काफी बेहतर चर्चा हुई और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सबों का काफी शुक्रिया। थैंक यू। तो हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि फिल्म प्रोत्साहन नीति जो बिहार में लाई गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है और फिल्म निर्माण नीति, हमारी चर्चा से ये निकल के आया कि भाई जो फिल्म निर्माण नीति काफी अहम है और इसमें बिहार की जो फिल्में बनेंगी और बिहार की माटी की खुशबू पूरी दुनिया में जाने वाली है फिल्म प्रोत्साहन नीति से। आज के सरोकार में बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे किसी खास चर्चा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।